जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपका 8वां चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, इस चैप्टर में से एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज आप भी कीजिएगा। पहले आप जो भी चीज़ तैयार करें, इन प्रश्नों को आप प्राथमिकता देनी है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सुरक्षा से, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आप देखेंगे इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो इसी मुद्दे को लेकर है, इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट को लेकर तो हर बच्चे राजी रहते हैं भी, इस प्रश्न का तो उत्तर लिख ही दूंगा कुछ न कुछ। तो देखिए, ये वो कुछ कारण हैं जो 1990 के या 1960 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। वो है कृषि भूमि की कमी आना, इसकी वजह से हमने पर्यावरण पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। चारागाह और मछली भंडार का घटना, जल प्रदूषण और स्वच्छ जल की कमी होना, वनों की कटाई जिसके कारण समाप्त होती जैव विविधता है, ओजोन परत में छेद होना और समुद्रीय तटीय इलाकों में बढ़ता प्रदूषण। तो आप सारे 6 के 6 पॉइंट नहीं तो आप 4 पॉइंट पर आप थोड़ा सा जरूर गौर कर लीजिएगा। गौर करना है, न कि याद करना है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, आपके दृष्टिकोण से क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है? जापान के अंदर है। वहाँ पर जो ये सेमिनार हुआ उससे बेनिफिट क्या मिला? तो 2 लाभ आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। पहला है भी इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के संबंध में कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित हुए। और दूसरा आता है भी इसमें यह सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण का नुकसान है वो नहीं हो। और यही आगे जाकर हम एक प्रश्न और करेंगे, उसका आंसर भी हो जाएगा, तो डबल फायदा हो जाएगा। जैसे हमारे लिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है भी, रियो सम्मेलन के कोई परिणाम लिखिए। रियो सम्मेलन है, उसके कोई भी रिजल्ट लिख दीजिए आप। तो 3-4 पॉइंट आप इसके ध्यान देंगे तो वही चीज़ें घूमकर इसमें आ जाएगी। जैसे पहला है, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और फॉरेस्ट्री के संबंध में कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित हुए। यही हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर किए हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वो है एजेंडा 21। इसके रूप में पर्यावरणीय समस्याओं के साथ ही टिकाऊ विकास के तरीके हैं वो बताए जाते हैं। और तीसरा आता है, इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को है वो मान लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में एग्जाम में मिल ही जाएगा। चाहे आपसे ये पूछ ले भी साझी संपदा क्या है, चाहे आपसे ये पूछ ले भी वैश्विक संपदा क्या है, चाहे आपसे पूछ ले विश्व की साझी संपदा क्या है, या पूछ ले मानवता की साझी विरासत क्या है, उत्तर एक ही रहेगा, प्रश्न की भाषा कैसी भी हो और आप इसमें किन क्षेत्रों को शामिल करेंगे। तो देखिएगा, कोई भी परिभाषा एक लाइन से बात करनी है और वो ये है, वो संसाधन जिन पर किसी एक देश का हक नहीं बल्कि पूरे विश्व का हक होता है वही वैश्विक संपदा है, वही साझी संपदा है, वही मानवता की साझी विरासत कहलाती है। एक लाइन का मैटर है। इसके अंदर 4 प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। एक है पृथ्वी का वायुमंडल, दूसरा अंटार्कटिका की बात आती है, तीसरा समुद्री सतह और चौथा बाहरी अंतरिक्ष। ये चारों साझी विरासत है, अपनी साझी संपदा है। इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का बराबर अधिकार है इन चारों चीज़ों पर। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमने अभी साझी संपदा में अंटार्कटिका का जिक्र किया है तो यहाँ से भी एक प्रश्न निकल सकता है, वो ये है भी अंटार्कटिका महाद्वीप की उपयोगिता लिखिए। क्या बेनिफिट है इस अंटार्कटिक महाद्वीप का? तो 2 या 3 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, इस महाद्वीप की जो अंदरूनी हिमानी परत है, बर्फीली जो परत है, वो ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण स्रोत है। और तीसरा आता है भी, इसमें लाखों वर्ष पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। ये इसकी उपयोगिता में पॉइंट आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होना क्या है और ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटी क्लास से हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। पहला है,
पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, उसी को हम ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के ऊपर है वो खतरा मंडरा रहा है और इसके कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न आए तो इतना उत्तर उसका पर्याप्त रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की साझी विरासत का दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। जो हमारी साझी विरासत है, जो हमने अभी ऊपर 4 पॉइंटों की बात की, तो इसमें भी आप 2-4 पॉइंटों से आप याद रखिएगा। काफ़ी सारे पॉइंट आपको मैंने पहले पढ़ाए हैं, लेकिन 2-4 आप याद रखिएगा। जैसे पहला है औद्योगिकरण से ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है और विश्व का तापमान बढ़ रहा है। दूसरा है ओजोन परत में छेद होने से सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही है, जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट आता है अभी तटीय क्षेत्रों में औद्योगिकी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण समुद्री सतह है वो प्रदूषित हो रही है और कई बार तेल है वो समुद्री सतह पर फैल जाता है और समुद्री जीवों और वनस्पतियों को नुकसान करता है। औद्योगिकीकरण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, यातायात के साधनों के बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ताप वृद्धि से भी जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से 6 पॉइंट है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 3-4 जरूर इसको 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। 2 बातें आपने इस चैप्टर में देखते हैं अच्छे। एक तो होती है साझी संपदा और एक होती है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, तो उनसे संबंधित प्रश्न है। तो देखें आप, विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देश आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण के नुकसान में सभी देशों का योगदान अलग अलग है। इस आधार पर पर्यावरण रक्षा में सभी देशों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और इसमें विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जिम्मेदारियां अधिक है। तो ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के पॉइंट का है। आपको अगर इसमें से एक आधी लाइन कम भी दिमाग में है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है भी इस विचार को किस प्रकार लागू किया जा सकता है, भी हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट आप यहाँ देख लीजिएगा। भी विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो उन्हें टिकाऊ विकास की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। जो ज़्यादा नुकसान पहुँचाए सीधी सी बात है भी उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा कर देनी चाहिए। दूसरा है भी विकासशील देश अभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो उन पर वो प्रतिबंध न लगाए जाए जो कि विकसित देशों पर लगाए गए हैं और विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से भी दूर रखा जाना चाहिए और सभी देश हर संभव अपनी क्षमता अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी है उसे निभानी चाहिए। तो इस प्रकार के पॉइंट भी आप तो 3-4 दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा हेतु भारत द्वारा किए गए किन्हीं 3 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो भारत ने कौन से प्रयास किए हैं, ये छोटे प्रश्नों में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और उसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। ये डिटेल से ही आप यहाँ नहीं लिखे, सिर्फ उतना ही लिख दे पहले पॉइंट में जो लिखा हुआ है भी 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर किए और भारत ने वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा के ज़्यादा कारगर उपाय के ऊपर विशेष जोर दिया है। प्राकृतिक गैस के आयात और अच्छे कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में भी कार्य आरंभ हुआ है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तैयार है और एक अच्छे से ये भी ध्यान रखिए, हमने अभी क्योटो प्रोटोकॉल की बात आई तो आपने देखा भी क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 में हुए, लेकिन पेरिस जलवायु समझौते के ऊपर भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए यानी उसका अनुमोदन किया। 6 पॉइंट है, 3 या 4 दिमाग में रख लीजिएगा, बात कीजिएगा इनसे, अपने आप दिमाग में रह जाएंगे। अगला प्रश्न है खनिज उद्योग पर्यावरण को हानि पहुंचाता है कैसे, कोई 2 कारण लिखिए। सिंपल सा प्रश्न है भी खनिज उद्योग है वो पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है। तो एक तो है भूमि और जलवायु को ये प्रदूषित करता है और दूसरा है स्थानीय वनस्पतियों का ये विनाश कर देता है। तो 2 पॉइंट बाय 2 नंबर के इसी प्रकार के आएंगे आपके, कहते हैं ना वो सोखे सोखे। और आएगा कौन सा पेपर में, बार बार बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ के जाओगे, जो याद करके जाओगे और जिस पर आपका 100% कॉन्फिडेंस होगा वही पेपर में छपेगा और कहूँ छप चुका है। जीतना है, जीतने की आदत है। अब की बार 90 पार अपना मिशन है, हारेंगे नहीं।
आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन 2 कदमों को उठाना पसंद करेंगे? लो जो भी आपको स्वयंसेवक भी बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? उसके ये 2 पॉइंट पढ़ लेना। हमें वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, लीजिए। वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर दीजिए। खनिजों के अंधाधुंध दोहन के विरुद्ध में आंदोलन कर देना चाहिए। बस इतनी बातें, इतना ज्ञान दे दीजिएगा, वहाँ पर अपने आप नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किन 2 उपायों को सुझाना पसंद करेंगे? लीजिए, पहले आपको स्वयंसेवक बनाया, अब आपको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय मांग लिया है, तो लीजिए उपाय दे दीजिए। 4 पढ़ लेंगे, कोई 2 दे दीजिएगा, या इनके अलावा भी जो आपको अच्छा लगते हो, बस आंसर सही निकलना चाहिए। पहला अभी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई है वो रोक देनी चाहिए, अभी ऊपर भी ज्ञान दिया था हमने ये। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। तो वही चाहे स्वयंसेवक के रूप में हो, उपाय के रूप में हो, बात तो सेम ही रहनी है। तो इस प्रकार से आप इन 12 प्रश्नों को इस चैप्टर के अंदर तैयार कीजिएगा। बहुत बड़े प्रश्न नहीं हैं, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहीं मुझे लगता ही नहीं भी इन प्रश्नों को भी हमें याद करने की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, हमेशा की तरह बात करने की जरूर आवश्यकता है। तो सिर्फ बात कीजिएगा। चलिएगा, शाम को फिर मिलते हैं 7 बजे की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।